ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वादा है। ये सारी जो कल पढ़ रहे थे जरा थोड़ा सा कंक्लूड करना है उसको समझना, आप इतना रिवाइज करना। आपका कोई क्वेश्चन था क्या? बता दो, नहीं बैठ कर, नहीं बैठ कर सर ये फैक्ट्री एब्जॉर्प्शन रेट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी जी तो सर हम तो एस्टिमेट फैक्ट्री ओवरहेड देते हैं 40,000 जी जी सर मतलब कि हमने एस्टिमेट किया कि ये मतलब ड्यूरिंग द पीरियड इससे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे सर वो जो हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 41,000 सर कितने से डिफरेंस आ जी जी। लेकिन अब जो सोचा गया था वो तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते ना। जो पीरियड के स्टार्ट पे सोचा गया था, होना क्या चाहिए कि जो एक्चुअली इनकम होगा वो टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो डिफरेंस तीन फिगर्स हो गई, एक एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एक एक्चुअल है और एक अब्जॉर्ब है। तो एस्टिमेटेड तो हमने पीरियड के स्टार्ट पे सोचा था, तो उसमें तो वेरिएशन हो सकती है। फाइनली अब होना ये चाहिए कि जितना एक्सपेंस चार्ज हो गया उसको इक्वल करना चाहिए जो एक्चुअल होती है। तो डिफरेंस तो है उसमें, लेकिन वो होने का जो रेट डिफरेंस था नहीं नहीं, अब इसमें डिफरेंस है ना। ये जरा दरवाजा बंद कर दो। इसमें से जो दो तीन वर्ड्स जो मैंने यूज किए ना वो जरा क्लियर रखने की कोशिश करनी है। ये वर्क इन प्रोसेस का लेजर निकाल कर वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जो 400 है इसका मैंने नाम क्या बताया? एब्जॉर्ब का मतलब ये है, अब ये जो अब्जॉर्ब लिखा ना हमने, ये कैलकुलेट कैसे होगा इसको तो एक्सप्लेन करें अपने पास। हमने एक्चुअल आवर्स नहीं जो इस ऑर्डर पे लगे 10 आवर्स, ये एक्चुअल है, लेकिन उसका मल्टीप्लाई कैसे किया? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से। तो ये इसकी तरह वर्किंग लिख रहा हूं, जरा पहली जगह बना लो जरा। 10 आवर्स क्या थे एक्चुअल जो इस ऑर्डर पे लगे, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि एक्चुअल क्या होगा, वो तो पीरियड एंड पे पता चला था। उसको फिलहाल मल्टीप्लाई किससे किया था? फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई किया। तो इससे जो फिगर आती है उसका नाम है अप्लाइड या चार्ट फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें लेकिन एस्टिमेटेड नहीं है। रेट एस्टिमेटेड की बेस पे कैलकुलेट हुआ जो 40, लेकिन मल्टीप्लाई फिर वो एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पे जितना एक्सपेंस चार्ज हो गया है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट, ये ऑब्जॉर्व कहलाता है या अप्लाइड कहलाता है। तो ये वो खर्चा है जो हमारे इस ऑर्डर पे चार्ज हुआ है। तो इसी का मैंने कहा था फॉर एग्जांपल सम होते 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 पूरे पीरियड में 38,000 हो गए, और उसका फिर फाइनली कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि पीरियड के एंड पे एक्चुअल खर्चा कितना हो। अब एक्चुअल खर्चा जितना भी हो गया उसका फिर फाइनली जो भी डिफरेंस आएगा वो अब फिर हम या तो हमें फर्दर चार्ज करना है, या अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो रिवर्स करना, वो उस वहां तक मैं पता। तो ये जो 400 है ये एक्यूमुलेट होता होता डिफरेंट एजेस में, फाइनली कितना हो गया? 38, ये 38 मैंने बनाया। तो 38 कैलकुलेट कैसे होगा? नहीं मतलब ये 38 कैलकुलेट कैसे होगा? नहीं, एक्चुअल आवर्स होंगे, हर ऑर्डर के एक्चुअल आवर्स होंगे और मल्टीप्लाइड बाय 40 होता 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 ये एक्यूमुलेट। ठीक है, तो एक दफा देख लें, इसमें कंफ्यूजन करनी नहीं होनी चाहिए। बेटा सिर्फ प्रीवियस ईयर की बेस पे नहीं होता, प्रीवियस ईयर की बेस पे आपका एस्टीमेट हो सकता है कि पिछले पीरियड में कितने ओवरहेड्स थे, लेकिन डेफिनेटली फिर इन्फ्लेशन की वजह से इन ओवरहेड्स में फ्यूचर में इंक्रीज भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। वो एस्टिमेट करते हुए पास्ट भी देखा जाता है और फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसको भी कंसिडर करके कोशिश ये की जाती है कि ये एस्टिमेट क्लोज टू एक्चुअल हो। लेकिन जब भी आप एस्टिमेट करेंगे एक रिस्क ये रहेगा कि एक्चुअल अमाउंट डिफरेंट हो जाए फ्रॉम द एस्टिमेट। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रीवियस पीरियड नहीं है, ऑनवर्ड्स ईयर्स में, ऑनवर्ड पीरियड में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है उसका भी इफेक्ट लिया जाता है।
ये ठीक है जी, यहाँ तक कठिन सारा कोई और कंफ्यूजन? देन चलिए फिर एक यहाँ तक हम कैसे पहुंचे थे, वहीं से दोबारा जरा स्टार्ट करके खत्म करना है। नहीं मतलब एक यहाँ तक मैंने आपके सामने एक वर्किंग की थी, वहां तक पहुंचे कैसे हम? डेबिट साइड पे हमने क्या एक्यूमुलेट कर दिया? एक्चुअल फैक्टिव रेट्स एक्यूमुलेट कर दिया, ठीक है। जब फैक्टिव रेट्स के एक्सपेंस हो रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमने एक्चुअल फैक्टिव रेट्स को डेबिट साइड पे लिख लिया, और अब्सॉर्ब फैक्टिव रेट्स हमारे पीरियड में क्रेडिट साइड पे इकट्ठे होते थे। तो अब पीरियड एंड आ गया, तो लास्ट पर क्या कंपेयर किया जाता है कि एक्चुअल और अब्सॉर्ब में कितना डिफरेंस है। तो उसका पहला आसान सा तरीका तो ये है कि अपने लेजर बैलेंस कर, तो मैं दोबारा वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे इस केस में डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस ज्यादा? डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ। देन फिर हमने इसे सोचा था कि ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? अंडर अप्लाइड। क्या ये ओवर अप्लाइड भी हो सकता है? तो देन फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? अब मैंने कल एक एंट्री सामने लिखी थी, वो मैं दोबारा लिखता हूँ, आप लोग इस लेजर के नीचे आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड फैक्टिव रेट्स। पीरियड एंड पे एक्चुअल और अब्सॉर्ब का डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर उसका क्या करेंगे हम अकाउंटेंट्स? इसके बड़ा दो पॉसिबल वेज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, लेकिन अगर ना बताया तो मैं बताता हूँ कौन सा करना। एक तो मैंने कल बताया था एडजस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर बाद में बात करते पहले इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब दोबारा देखने का, रिवाइज करना, वर्क इन प्रोसेस का लेजर निकालना। ये 400 मिल के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बना था, मटेरियल लेबर में ऐड हो गई, और गुड्स की कंप्लीशन से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चला गया। ऐसे ही सर, इसी तरह टोटल 38,000 ड्यूरिंग द पीरियड हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आ गया होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बेस पे फिर इनकम स्टेटमेंट बनाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होती है ऐसे ही। तो इस सिचुएशन में क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 3,000 ज्यादा आ रही होगी या कम? तो क्या ये ज्यादा भी आ सकती है? कब? अगर जॉब ज्यादा हो गया तो वक्ती तौर पे ज्यादा आ रही होगी। तो कम ज्यादा की फिर हमने एडजस्टमेंट करनी है। नंबर वन वे क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करना है। कैसे करते हैं? सिंपली मैंने इसका तरीका ये बताया था कि आपने बस डिसाइड ये करना होगा करेगा कि एग्जामिनर कहाँ एडजस्टमेंट करवाना चाह रहा है, और अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करवाना चाह रहा है तो आप लेजर सिंपली बैलेंस करें और साथ जहां एडजस्टमेंट करनी है वो लिख दें, ऑटोमेटिकली एंट्री बन जाए करेगी इंशाल्लाह। बताएंगे क्या बनी? तो अगर अंडर अप्लाइड हो और कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करनी हो तो एंट्री क्या बन जाएगा करेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड फैक्टिव रेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों डेबिट? पहले खर्चा कम चार्ज हुआ था, 3,000 और चार्ज होना चाहिए। ये नहीं करते हैं, तो इस एंट्री को एसेट को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तरीका खंडी क्या होगा? आप लेजर बैलेंस करें और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर एडजस्टमेंट है तो वो सब साथ रखना, सिर्फ एंट्री सोच लो। ये लिखे हैं तो ऑल्टरनेटिवली सर जी इस तरह सोचा जा सकता है। एक मिनट बोर्ड पे देखें, लेट्स से मैं जरा समझाने के लिए फिगर अगर चेंज करूं, अगर ये अंडर अप्लाइड की जगह ओवर अप्लाइड आ जाता है
तब भी बस आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे तो इंशाल्लाह एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेट्स सी एक्चुअल हो गया 36,000, अप्लाइड सेम है फॉर एग्जांपल। अब लेजर कैसे बैलेंस करूं सर जी? अब कैसे बैलेंस करूं सर? अब डिफरेंस किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पे डिफरेंस अगर आएगा तो इस लेजर में डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो एंट्रीज हो सकते हैं। क्या वैसे चार्ज ज्यादा हो गए? कितना ज्यादा चार्ज हो गया? तो 2000 रुपये एवरेज डेबिट में क्रेडिट होता है। ठीक है, अपने पास एंट्री लिखे फिर मैं यहाँ लिख दिखाता हूँ। सॉरी तो सिंपली बैलेंस द लेजर and then write the reference. The entry is factory overheads debit and cost of sales credit. तो नीचे जहाँ लिस्ट बना रहे हैं उसमें फिर ओवर अप्लाइड की एंट्री बन जाएगी। इधर नेट इज जी सर, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वर्ड तो लिखा हूँ लेकिन इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस उसी के अंदर है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस माइनस करने से अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज किया जा सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ही होती है, तो शायद ये फिर इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो सकता है। जी सर, ये एंट्री बन गई फैक्टरी ओवरहेड्स डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कौन सा लग रहा है? बिना तो ठीक हो गया। ठीक है, कर दो। ये क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज? ये ऑल्टरनेटिवली एक ट्रीटमेंट और होता है, वो भी लॉजिकल इंशाल्लाह, वो भी आप समझने के लिखें जरा पहले। एडजस्ट है या किस में एडजस्ट किया जा सकता है और या एडजस्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपली एक फैक्ट्री ओवरहेड्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करने की बात हुई है। अब एडजस्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट से बड़ा मुराद ये है, एक मिनट इसको भी सुनना, बात बिल्कुल सिंपल है। एक तरीका तो ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही एडजस्टेड बनाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। जो लेफ्ट साइड में मेरी एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज से क्या होगा, जो एक्सपेंस कम या ज्यादा चार्ज हुआ था वो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस या माइनस होके एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। ठीक है, और फिर सेल में से माइनस करके आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड आएगा। अनदर वे कैन बी कि आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें सेल में से क्या लेस करके, कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, लेकिन इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी उसमें अगर 38,000 है तो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट भी अनएडजस्टेड आएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल्स को एडजस्ट करके ही ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया जाए। अनदर वे कैन बी कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर और फिर उसको एडजस्टेड में कन्वर्ट कर। तो इस तरह के सोचें, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने सोचना। वंस अगेन एंट्रीज बनाना कोई इशू नहीं होगा। मैं अगर वही 41,000 पे आ जाऊँ तो लेजर बैलेंस करेंगे। अब यहाँ तक आप ये सोच लें कि 38,000 जब चार्ज हुआ होगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी या कम? यानी 38,000 की बेस पे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 3,000 कम होगा और उसकी बेस पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला होगा तो वो 3,000 ज्यादा होगा। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट में मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है या कम करना है? दोबारा सोचें तरतीब से। 38,000 चार्ज है rather than 41,000, तो 38,000 की बेस पे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कंपैरेटिवली कम आ रही हो और अगर हम उसमें एडजस्टमेंट करने की बजाय पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें तो कंपैरेटिवली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 रुपीज ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है
तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें 3000 रुपीज से कम करना है या ज्यादा करना है? कम करना है, ज्यादा करना है सर? तो प्रॉफिट अब डेबिट होके कम होता है या क्रेडिट होके? देखने सोचना। तो इसको अगर हम इस तरह से बस करने कि इस डिफरेंस के साथ हम ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड लिख दें, तो सोचे क्या एंट्री बन रही है? सर ये क्या बन रही है सर? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। तो क्या सही एंट्री बन रही है? तो ग्रॉस प्रॉफिट को कम ही होना मींस डेबिट होना। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने का मतलब या तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के प्रॉफिट कम करना, या पहले ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो वो ज्यादा आ रहा होगा, उसका फिर डेबिट करके डायरेक्टली कम करना। ठीक है एंट्री? तो ये किस चीज की एंट्री है? नहीं मतलब ये किस की है? अंडर की है, ओवर की? तो अंडर अप्लाइड की ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हो जाएगा। तो शायद आपने सिर्फ लेजर बैलेंस करना और क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट है या ग्रॉस प्रॉफिट में, इंशाल्लाह एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। पर कंफ्यूजन नहीं, इसे आप ओवर अप्लाइड जरा उससे सोच सकते हैं। ओवर अप्लाइड मींस क्या होगा वैसे? खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया था, उससे क्या हुआ होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा, फिर क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट पे क्रेडिट होना चाहिए, तो ऑपोजिट एंट्री होगी। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बहुत लेट ज्वाइन करते हैं सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा लेट। आपको ऐसे कैसे पता चला अभी तक के पहले 15-20 मिनट मैंने ऐसे टाइम वेस्ट करना? पता चला काफी सारा। मैं भी 20 मिनट बाद ना शुरू कर लिया, तो क्या फिर हम उसके बाद 20 मिनट नहीं आएंगे? एक लाइन लगा दें सर। फाइनली सर बस ये लिख लें, अगर ना बताया हो कि अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, तो एक सेंटेंस लिखना है। If person is silent, regarding the treatment of under over applied factory overheads, अगर तो बताया तो अकॉर्डिंगली करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में या ग्रॉस प्रॉफिट में, whichever is the case। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो देन बाय डिफॉल्ट अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला से देन एडजस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो रेफरेंसेस फाइल लिख पहले सॉरी करके लेजर को साथ बस क्या रेफरेंस बाय डिफॉल्ट जहन में रखना कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन क्वेश्चन देख के पर डिसीजन ऑल्टरनेटिव भी ले लिया करें। एनी कंफ्यूजन फाइनली? अब जो चीज काइंडली इस डिस्कशन से आपने याद रखनी हुई है वर्किंग प्रोसेस के लेजर में जल्दी जाए। अगर एब्जॉर्प्शन रेट्स गिवन होंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करने का कोई रेट बता रहा होगा, तो वर्किंग प्रोसेस के डेबिट साइड पे आपको एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स नजर आया करेंगे या एक्चुअल? देख लें और से देख लें और इस चीज को बस फाइनल कर लें। अगर बल्कि मैं आपसे ये पूछूं कि एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की डबल एंट्री क्या है, तो आप ढूंढ सकते हैं क्या है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट है और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट है, तो इस अमाउंट एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ने वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे आना बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फिर कहां आएंगे? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे है, और देन एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के कंपैरिजन से फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा या फैक्ट्री ओवरहेड्स? दोबारा एक दफा रख जल्दी से।
वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या नजर आएगा? एब्जॉर्ब, उसकी एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट में उसका क्रेडिट इफेक्ट आ जाएगा। अब नीचे आने फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल किधर लिखे हैं हमने, और फिर एक्चुअल और अब्जॉर्ब के कंपैरिजन से अंडर अवर अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स में कैलकुलेट हो। ठीक है, चलिए अब ये जो कल डिस्कशन हुई है इसको भी साथ मिला के, और पिछले प्रोसेस कॉस्टिंग की बहस हो रही थी, इकट्ठा करके क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बस अब जहां अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, इसके बाद हम बड़ी तेजी से आगे निकल जाएंगे। तेजी से इन सेंस हिम्मत करने की जरूरत है। पेज नंबर 36। A chemical is manufactured by passing through process. Page number 36 के अंदर question number 2. A chemical is manufactured by passing through two processes X and Y using two types of direct material A and B. In process Y, underline, a byproduct is also produced, which is then transferred to process Z. किस डिपार्टमेंट में बाय प्रोडक्ट? Y. और कहाँ उसने जाना? वेर इट इज कंप्लीटेड। लगता ये है कि बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर किया जाता है। कहाँ बाय प्रोडक्ट बनती है? कहाँ जाती है? और Z में फिर कंप्लीट की जा रही है। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ, एक वीकली डाटा, एक्चुअल डाटा हैज बीन एज फॉलोज। आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, पढ़ते पढ़ते अगर अपने जहन में लेजेस बनाने की कोशिश करें। आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल ए के यूनिट्स पहले दिए हुए 9500 और आगे रुपीस दिए हुए, ऐसे डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस के पहले केजीज हैं और फिर डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस के रुपीस है। 500 केजीज फिर रुपीस और आगे भी केजीज और रुपीस ऊपर नीचे देंगे। सही, तो दो तरह के मटेरियल्स हैं ए बी। डायरेक्ट वेजेस, स्क्रैप वैल्यू मींस रिकवरी वैल्यू लिखना। नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस 4%, 5% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, डिफरेंट प्रोसेसेस में। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड एट द रेट ऑफ, अंडरलाइन, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बजटेड एट द रेट ऑफ 240% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। क्या मीनिंग है सेंटेंस? डायरेक्ट वेजेस जोड़ने जरा प्रोसेस एक्स की, एक्स की डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 15,000। क्या उनका 240% अगर किया जाए तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे? मल्टीप्लाई करें जरा, 15,000 इंटू 240% कैसे होगा? बताएं, आंसर बताएं कैसे सॉल्व करें। 240% है तो 240 डिवाइड बाय 100 होगा। 240% या 2.4 हो जाएगा। 240 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2.4 बन जाएगा। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? कंसंट्रेशन। आंसर दो। फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस का 240% है। ये एक्चुअल है या कोई एब्जॉर्ब रेट है? अगली लाइन पर, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द वीक अमाउंटेड टू 65,000। सोच के 65,000 की एंट्री बताएं। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट नहीं, हमने प्रोसेस का क्रेडिट नहीं है, ये वो खर्चे क्रेडिट होंगे सारे, हम इसने टोटल दे दिए। फैक्ट्री ओवरहेड 65,000 है, तो ये 65,000 में क्या क्या होगा? तो सब कुछ होगा। तो सब कुछ का नाम वर्क इन प्रोसेस नहीं है, हम चंद एक्सपेंसेस बोल रहे थे ना, एक्सपेंसेस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, रेंट एक्सेट्रा। या इन अदर वर्ड्स ये 65,000 किस लेजर में लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक्चुअल आएगा, एक्चुअल आएगा। आगे, estimated sale value of the byproduct at the time of transfer to process Z was
22 पर यूनिट, ठीक है। इसकी सेल प्राइस बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होती है, लेकिन क्या इसकी अगर रिकवरी वैल्यू हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट होती है। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रोसेस अकाउंट्स फॉर XYZ, XY एंड Z। तो 3 लेजर्स बनेंगे, X का, Y का, Z का। नॉर्मल, एबनॉर्मल गेन अकाउंट्स, और जो आज बात हुई है अभी फाइनल, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट भी बनाएंगे। एक चीज जरा पिछले पेज पे जाइए, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी हुई थी टेबल के लास्ट लाइन में, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ऑफ इनपुट ऑफ आउटपुट, मतलब 4%, 5%, 6% दिया हुआ, लेकिन एक नोट नीचे पड़ा रिक्वायरमेंट के नीचे। अगर हमें ना पता हो तो ये परसेंटेज ऑफ लॉस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो शायद हम रोज मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन ये वेरिएशन बहुत सारी आ जाती है। मसलन मैं अगर आपसे इस तरह कहूँ कि प्रॉफिट इज 20%, जरा मार्कअप मार्जिन है इनमें, तो क्या मतलब मेरा 20%? ये कॉस्ट पे भी हो सकता है, ये सेल प्राइस पे भी हो सकता है। अब अगर मेंशन ना हो तो फिर हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता था, बस इसको वापस आ जाएगा। लेकिन ना लिखा हो तो ये इनपुट है, लेकिन लिखा हो तो ये बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल इसको फर्दर नेसेसरी नहीं मैं कर रहा, कभी आगे आ जाएंगे। आए प्रोसेस एक्सपोर्ट, आज थोड़ी सी देर हमारी स्पीड कंपैरेटिवली क्या ख्याल है, तेज होनी चाहिए, अब चीजें रिपीट हो रही हैं। ये जल्दी स्टार्ट है प्रोसेस एक्स। ये यूनिट्स अमाउंट, जो बातें पुरानी आएंगी वो करनी गलत ना हो, और नहीं आएंगी वो जो गौर से सुनो। करें 12 मेरे साथ, आगे पीछे ना हो। जी प्रोसेस एक्स ब्रॉट डाउन बताएं। अब डेटा है, फेजेड है, अरेंज करें। डेबिट साइड बनवाएं, कहां से शुरू करें? मटेरियल ए के कितने यूनिट्स? 9500 रुपीज, 123,500, 9500 यूनिट्स एंड 123,500। ठीक है, ठीक है सर। आगे डायरेक्ट मटेरियल बी ना करें, अब 2 मटेरियल है, मटेरियल बी भी हाउ मेनी केजीस? 500 और उसके रुपीस 19,500। रुपीस मटेरियल 2 हो गए, कोई इशू तो नहीं इसमें। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने रुपीस? 15,000। अब यहाँ काइंडली आके जरा रुकते हैं एक मिनट। अब वर्क इन प्रोसेस का ये लेजर बन रहा है। अगर अब्जॉर्प्शन रेट्स बताए हों आवर्स की बेस पे, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, तो उसकी बेस पे फिर आपने पहले अब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है। तो आज ये किसकी बेस पे रेट बता रहा है?
ये ठीक है, प्लीज याद आ रहा है प्लीज। तो अब मैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखूं या एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे लिखूं? करवाएं जरा एक मिनट। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 240 इज इक्वल टू 36,000 की एंट्री बना, प्रोसेस एक्स डेबिट एंड फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है यार, ये नहीं है, प्लीज मिक्स ना करें, तो एक्चुअल है सर जो लिखा हो उसकी एंट्री है सर, प्रोसेस एक्स डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। तो ये किस लेजर में इसका दूसरा पैक जाएगा, किस साइड पे जाएगा, फिर एक्चुअल लिख लेंगे कंपैरिजन, तो वो एंड में चला बनाएंगे। ये नहीं कंफ्यूजन पूरा कर बंद कर, फर्क पड़ा, बंद कर, ये बंद कर दो। ये सारी कंफ्यूजन है, चलो आगे। देन सर आगे क्रेडिट साइड पे, अब पहले यूनिट्स पूरे करवाएं क्रेडिट साइड। ये ठीक है, नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज ढूंढना, 4% किसका फाइनल करें सर, ये बहस जल्दी से। इनपुट का मतलब बताएं, इनपुट यूनिट्स बताएं, 9500 इनपुट है, 500 इनपुट है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%, 400। अमाउंट्स की बहस बात है, पहले अब यूनिट्स पूरे करें। एनी आउटपुट ऑफ द प्रोसेस एक्स, प्रोसेस एक्स में कोई आउटपुट है, लेकिन ये आउटपुट फिनिश गुड है या वाई में जानी है, ऊपर देखने जरा चीजें फर्स्ट लाइन में। तो प्रोसेसेस है, केमिकल बन रहा है एक्स और वाई में प्रोसेस होने के बाद, तो इसका क्या रेफरेंस लिखूं, 9400 आउटपुट है, लेकिन प्रोसेस एक्स की रेफरेंस के तौर पे यहाँ क्या आएगा, फिनिश गुड्स की नहीं आएगा, तो डबल एंट्री क्या बनी, प्रोसेस वाई डेबिट, प्रोसेस एक्स क्रेडिट, कहां से कहां, एक्स से वाई, बाकी बहस वाई में करें। नॉर्मल लॉस के सामने मैंने एक्चुअल लॉस लिखा है एस्टिमेटेड, तो नॉर्मल के सामने एस्टिमेटेड है, बाकी सब कुछ एक्चुअल लिखना है आपको। अब पहले यूनिट्स का कॉलम बैलेंस करें, अभी सीरीज बीडीज कल इंशाल्लाह आएंगे बहस में, आज भी रहने दें, देख लें बॉस, करें अपने हाथ से बैलेंस करें। सर जी बैलेंस करें, ये बाजू बंद करके तो बैठ गए, फिर कहीं हो ना जाए गलती। 10,000 डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है फिलहाल 9800। बैलेंसिंग फिगर आ रही है सर, किस तरफ आ रही है, क्या होगा अगर ये बैलेंसिंग फिगर गेन है लॉस है, किस तरफ आ रहा है, एनी कंफ्यूजन? ठीक है सर, अब अगला स्टेप, नहीं सबसे पहले नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढनी है, अमाउंट से ढूंढने डाटा, एनी रिकवरी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस 5 रुपीज पर यूनिट है, डिफरेंट है, गौर से देखना पड़ना डाटा। क्या करें इस 5 रुपीज का, 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2000 की कैंटी सोच के बोल रहा हूँ ना, अभी कैश नहीं है, कैश आएगा लेकिन अभी नहीं, अभी क्या एंट्री बनी है, नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस एक्स क्रेडिट, ठीक है। अब बताएं क्या करूं, पर यूनिट की वर्किंग
डेबिट साइड से अमाउंट उठाया, ये 194 साइड 194,000 माइनस 2,000 खुद से बेस बनाए पर यूनिट बताया, करना फाइनल करना बस। $9,400 प्लस 200 प्लस माइनस इज इक्वल टू 20 पर यूनिट। आगे सबको सॉल्व किया करें यार, पर यूनिट भी देख के लिख रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स भी देख के लिख रहे हैं, उठ उठ के देख के लिख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है सर, लिखते लिखते कंफर्म करी जा रहे हैं। 20 के बाद 0 जरा जो एंड वाला में देख के लगाइएगा। ये अब क्या करें इस पर यूनिट का, 9400 मल्टीप्लाई बाय 20 1,88,000 is cost of output transferred to process Y. 200 multiplied by 20 4,000 4,000। अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है, अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है, ये हो भी गई है, होती क्या है, हो गई है, रोज होती है, आज रहने दे, अब रहने दें, इस वक्त रहने दें, बैलेंस करें सर। $1,94,000 ये एनी कंफ्यूजन? खोले प्रोसेस वाई, स्पीड अप मुकाएं काम, प्रोसेस वाई ओपन शुरू करें। कितने प्रोसेसेस बनने? 3 है, जल्दी फिर लॉसेस भी हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है जी, कैसे बनाए कुछ सर जी, शहाब को साथ रखें आप, थोड़ा सा इधर हो जाए, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों रहना था, एक बंदा से शहाब सही होगा, शहाब जरा सीधे ना आना। आपस में लड़ाई ना कर इन दोनों कि वो ये कहता है ये। जी सर जी, शुरू करें। पहली मिस्टेक अब नहीं कीजिएगा, जब भी सक्सेसिव प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तो सबसे पहले क्या फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट एज एन इनपुट आई, तो इसको नहीं मिस करना। उसके बाद डेफिनेटली मटेरियल भी ऐड हो रहे हैं, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, लेकिन पहली जो एंट्री है प्रोसेस वाई डेबिट प्रोसेस एक्स क्रेडिट, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। लगा लें 2-3 मिनट लगा लो, फिर मैं लिखता हूँ, फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक नाम से क्यों मतलब डायरेक्ट क्या बोले?
समझा नहीं? यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस हमने पास 50 पेरोल और सेम चीज डायरेक्ट लेबर तो इंटरचेंजेबली वर्ड सवाल होता था, कोई कुछ बोल देता कुछ बोल देता। जिस तरह पे क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर भी अकाउंट्स पेबल है, उसके लिए भी अकाउंट्स पेबल यूज होता है, ट्रेड पेबल्स यूज होता है। नहीं लेकिन यहाँ अगर करना होता तो मैं बताता हूँ, ये पूरी चीज का नाम है, एक ही चीज का नाम। जैसे इतने सारे माशाल्लाह इंसान बैठे हैं, सबका नाम अपना अपना है इंसान। सरेंडर किया हुआ सर, सबने सरेंडर कर दिया। यूनिट्स का यू भी नहीं लिखा अभी तक। यू तो लिख लिया, एन भी लिखे। गलती से ना घबराइएगा सर, ये गेम सीरियसली ऑन है, कोशिश करने से है, बार बार कोशिश करने से। सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, नहीं हो रहा, ये चॉइस ही नहीं है, इंशाल्लाह करके छोड़ना। डायरेक्ट वेजेस 10,000। अब ये ऑब्जॉर्प्शन वाली बात बेटा याद रखनी है, अगर ऑब्जॉर्प्शन रेट्स दिए हो तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ऑब्जॉर्ब आना और एक्चुअल पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर के अंदर आना, ठीक है? 24,000 बने हुए हैं यहाँ तक, ठीक है? डेबिट साइड सब इकट्ठे यहाँ तक इकट्ठे हो जाए, क्रेडिट साइड में हिसाब बना लें, उसमें फिर शायद 2-3 इश्यूज हैं। एक मिनट, डेबिट साइड देख लें, मेरे साथ रिकनसाइल कर लें, क्रेडिट साइड में शुरू करता हूँ, वो मेरे साथ कीजिएगा। जी रेडी है जी सारे? सवाल सामने रख लें, 1 मिनट लिखना छोड़ दूंगा। इसी तरह तरीका बेटा रख लें, सबसे पहले नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढना, 5% बता दें किसका कितना बनेगा। 9700 समझ आ जाएगा, इंटू 5%, 485 एक्सपेक्टेड लॉस है। 9700 is sum of 9400 and 300 input. डन सर? अगली बात सुने गौर से। देन इसके बाद बेटा आउटपुट्स देखें ऊपर कॉलम वाई के कॉलम। आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, मेरा ख्याल है कि मुझे बोर्ड पे देखें, फिनिश गुड्स वर्ड लिखना चाहिए। देख ले तसल्ली से, देखो ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़े सवाल। एक्स और वाई ने, प्रोसेस एक्स और वाई में गुड्स ने कंप्लीट होना था, तो मैं वाई में जो मेन प्रोडक्ट बनी है उससे फिनिश गुड के तौर पे लिख रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन? मत लिखिए, पहले देखा करें। एनी कंफ्यूजन सर? देन सर उसके नीचे देखें, इसी प्रोसेस वाई में बाय प्रोडक्ट भी बनी है, लेकिन वापस ऊपर जाए, सेकंड लाइन, फर्स्ट सेकंड लाइन ऊपर जो लिखेंगे, प्रोसेस वाई में जो बाय प्रोडक्ट बनी है उसने फिर जी में जाके कंप्लीट होना, तो ये फिर हमारी एक नई स्टोरी भी है। तो फिलहाल इस 1400 को किस तरफ लिखूं? क्रेडिट साइड, लेकिन इसने जाना कहाँ है? तो मेरा ख्याल है कि सही रेफरेंस इसका प्रोसेस जी होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली इसके साथ बाय प्रोडक्ट भी लिखें, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का फिर ट्रीटमेंट मैंने आपसे पूछा, याद है? ठीक है, देन फिर बैलेंस करना है, नॉर्मल या नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन निकालना। तो ये यूनिट्स के लिखने में कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लें, वरना बैलेंस कर देते हैं, कंप्लीट कर लें। सर मैंने कब किए लोकेट? आप मुझे हुक्म करें, मैंने कहाँ किए लोकेट?
क्या उसके यूनिट्स भी नहीं लिखते? ये इतना ज्यादा बताना पड़ रहा है। क्या बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी नहीं लिखते हैं? कॉस्ट एलोकेट नहीं होती और मैंने भी की भी नहीं। कहाँ नजर आ रही है 1400 के सामने कॉस्ट ना करिए। सर जी मैंने कहा की है, मैंने यूनिट्स लिखे हैं। क्या हमने कभी आज तक बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी आइडेंटिफाई नहीं की? मतलब जब मैं आगे गलत करूंगा तो बता दूंगा, जब मैं करूंगा गलत तो बता दूंगा मैंने किया हुआ है। ये बैलेंसिंग फिगर बताइए सर, क्या आ रहा है ये? अच्छा सीरियस हो जाए प्लीज, गेम ऑन हो रही। 9885 हो रहा है शायद क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। 9885 9885 क्या है टोटल? बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? डेबिट साइड पे आ रही है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 185। क्या है? नॉर्मल गेन एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अब नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? लॉस अबव नॉर्मल, वो ठीक है सारी बातें। नॉर्मल से ज्यादा लॉस हो जाए तो अब नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस से कम हो जाए तो अब नॉर्मल गेन। एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ, छोड़ दें, अब लिखना क्या लिखे जा रहे हैं? व्हाट इज एक्चुअल लॉस है? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 300 तो पूरे सवाल में कहीं नहीं, इसको तो नहीं कहती 300 को, डेबिट साइड पे 300 लिखा हुआ। एक कैलकुलेशन की है सर आपने, 485 एक्सपेक्टेड लॉस है, तो क्या लॉस कम हुआ है? कितना कम हुआ है? तो एक्चुअली फिर कितना हुआ है? 300 300 300 300, ठीक है 300। एक और चीज जरा सोचें यहाँ, क्या किसी लेजर में बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों आ सकते हैं? लेजर को, किसी लेजर को अगर हम बैलेंस करें तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों आ सकते हैं? सर जी या एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा होगा और या कम होगा। अब या ये उर्दू वाला है, या लॉस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, ज्यादा भी होगा और कम भी होगा। फर्स्ट प्रोसेस देखें, बैलेंसिंग फिगर क्या है? एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा है। नीचे एक्सपेक्टेशन से लॉस, तो या बैलेंसिंग फिगर क्या होगी और या बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? या नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल गेन। हाँ ऊपर वापस है जल्दी प्रोसेस सेक्शन। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? अपना मिस्टेक कीजिएगा, पता 600 उसका ब्रेकअप 400 200 में हुआ। व्हाट इज एक्चुअल लॉस इन प्रोसेस में? 300, लेकिन हमने पहले एक्सपेक्टेड लिखा ताकि पता चले कितना लॉस कम हुआ। ठीक है आगे चलो। एनी कंफ्यूजन द यूनिट्स? नहीं एक मिनट, एनी कंफ्यूजन द यूनिट्स? आगे मेरे साथ चले, मैं कंप्लीट करता हूँ। देन सर जी अब इसके बाद हमें रिकवरी वैल्यूज ढूंढनी है बिफोर पर यूनिट। तो आगे पहले नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना। व्हाट इज द नॉर्मल लॉस कैप वैल्यू इन प्रोसेस वाई? अब डाटा प्लीज ढूंढे। 10, अब 10 किससे मल्टीप्लाई करो? तो 10 इंटू 4 इंटू 10 4850 मिल गया 10। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ साथ रख रहे। अगर हमने यहाँ 300 लिख लिया तो हमें अपनी परफॉर्मेंस का नहीं पता चलेगा कितनी ज्यादा है। हाँ ये कमा नहीं सके हम कमा सके हैं 3000 और 1850 हम नहीं कमा सके भी रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट में। ठीक है देख लें पिछले क्वेश्चन से एग्जैक्टली लिंक करें।
देन आगे बढ़े सर। आप जरा देखें, एक मिनट जरा देखें, अब कौन कौन से यूनिट्स रह गए हैं जिनके सामने अमाउंट नहीं है? 8000 भी है, 1400 भी है, और अब नॉर्मल गेन भी है। अब 1400 देखें जरा गौर से, ये क्या है? तो इसको भी तो कॉस्ट कैलकुलेट होती है, लेकिन क्या इसकी रिकवरी वैल्यू है? सवाल ढूंढने जरा, 22 ढूंढेंगे, ये एंड में दी गई। जब प्रोसेस एक्स सॉरी वाई में वाई से जी में इसे ट्रांसफर किया गया तो उस वक्त इसकी रिकवरी वैल्यू क्या थी? 22। तो 22 तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 1400 से। सर जी सेंटेंस सही पढ़े ना, करें सामने बने जी सेंटेंस तो पढ़ रहे, जी में जाके नहीं, जी में जाते हुए यार। सर अंग्रेजी मेरी बड़ी वीक है, प्लीज सही पढ़। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर्ड प्रोसेस ही गया, ठीक है माशाल्लाह की इंग्लिश अच्छी है, मैंने वैसे रट्टा सा लगाया ना कर। और सर जी किस वक्त रिकवरी वैल्यू जी के बाद है, जी को ट्रांसफर होने के वक्त है, जी में ट्रांसफर है तो मल्टीप्लाई। तो 1400 into 22 आंसर, ये 1400 into 22 मींस आंसर क्या बना? 30800। इट मींस प्रोसेस वाई में जब ये बाय प्रोडक्ट बनी है तो उस वक्त इसकी रिकवरी वैल्यू मीन सेल वैल्यू मींस रिकवरी वैल्यू 30,500 सॉरी 30,800। तो बाय प्रोडक्ट कभी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो उसके सामने आती है। बाकी डेफिनेटली अब क्या रह गया, करें यहाँ तरफ की बढ़। जी इसका तरीका क्या रखें? खर्चा ढूंढना है, ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट साथ साथ आगे ना जाए, यहाँ तक सम कर रहे हैं, अगर आप सम कम करके लिखना है तो लिखना, ठीक है फर्स्ट सम कर रहे हैं। 48 कैसे बने? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बारे में डेबिट साइड से उठाइए। अब आए जरा क्रेडिट साइड पे, क्या रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस लेस करूं और क्या इसी तरह बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू भी लेस करूं? ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन मेरे जहन में है। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे अपने पास पीछे, प्लाटिनम, जल्दी जल्दी भागते जाए। प्लाटिनम जॉइंट बाय प्रोडक्ट में उसका आंसर ढूंढे। प्लाटिनम उसका एक इनिशियल खर्चा मेरा ख्याल आया था 13,05,000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सम आया था 13,05,000 आ गया था। फिर आपने 40,000 क्या लेस किया? रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और फिर और क्या लेस किया? रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट भी लेस कर दी। और उसके बाद भी जो खर्चा था वो एलोकेट हुआ दो प्रोडक्ट्स के दरमियान बाय द नेम ऑफ शायद अल्फा एंड बीटा, तो शायद मैंने वही की। आ जाओ वापस। देन सर इसकी बेस कैसे बनानी है? बेस में बस क्या लिखते हैं, जिन यूनिट्स पे अमाउंट आनी है, जिन यूनिट्स की अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेस में 8,000 आएगा, 1400 भी तो आएगा, 485 तो आ ही आया। कौन सी दो चीजें नहीं आएंगी जिन्हें कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी? ना बाय प्रोडक्ट आनी है, ना नॉर्मल लॉस आना है, लेकिन अब नॉर्मल गेन को नहीं भूलना है, -185 इज इक्वल टू, ये ठीक है नहीं? एनी कंफ्यूजन? तो पेशेंस सर जी दिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता ही गेम है, आराम आराम से चलते जाए। वाइंड अप करें सर।
8,000 into 30, 240, and 185 into 30, 555. देखने प्रेस ठीक है 555 सॉल्व किया करें सर। ये तो नहीं कैलकुलेटर बैग में मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ ही नहीं। ये लेजर फाइनल करें फिगर्स देखें। टू 40 and 555. 240 कितना 240 275 650 सॉरी ये शुरू कराएंगे अगर कौन सा प्रोसेस रह गया सर ये कंप्लीट है प्लीज सब आप लोग जी शुरू करें जिन्होंने कर दी। एंड कंप्लीट कर लिए तो मुझे बता दीजिए 500 रुपये ऑनलाइन स्टोर से प्रोसेस जी शुरू करने से पहले। चलिए करें फिर जी स्टार्ट करें। ये अब यहाँ रुक के जरा 1 मिनट छोटा सा डिसीजन ले लें जरा अपने एक चीज में फंसना जो मुझे लग रहा है फंस गए। ये जी क्यों है प्रोसेस जी बनाया क्यों हुआ बाय प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बाय प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग क्वेश्चन के ऊपर सेकंड एंड थर्ड लाइन in process y a byproduct is also produced which is then transferred to process b where it is completed लग इस तरह रहा है कि जब ये बाय प्रोडक्ट बनी है प्रोसेस y में तो उसको बेच तो सकते थे 22 पे लेकिन लग रहा है कि फर्दर को प्रोसेस करके और किसी रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। 22 जरा साथ रिलेट करना था 22 क्या था बेचा जा सकता था बेचने की बजाय लग रहा है उस पर फर्दर काम किया जा रहा है डेफिनेटली इस उम्मीद पे किया जा रहा होगा कि बाद में इसे कुछ ज्यादा प्राइस पे बेचा जा सकता है वरना ये तो बिल्कुल एक रिलेवेंट सी बात हो जाएगी या अजीब सी बात हो जाएगी कि बाद में हम प्रोसेस करके 22 का बेच दें ये दोबारा 22 देखने कब बेच सकते थे फर्दर प्रोसेस किए बगैर बेच सकते थे लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग का कोई डिसीजन अब इसमें जिस चीज में थोड़ा सा परेशान हो सकते हो ये कि प्रोसेस जी के एंगल से अब प्रोसेस जी हमारे सामने है प्रोसेस जी के एंगल से भी क्या ये बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस वाई दोबारा सही बना प्रोसेस वाई के एंगल से तो कोई बाय प्रोडक्ट उसने बताई हुई है लेकिन क्या प्रोसेस जी में यही मेन प्रोडक्ट है क्योंकि वहां जो खर्चा होना है अब आपके जेन में ये वर्ड आ गया ये तो बाय प्रोडक्ट है ये बाय प्रोडक्ट है लेकिन कहाँ लेकिन अब ये जी में मेन प्रोडक्ट यही है बस ये जेन में रखें बाकी करें बस जी वाइंड अप करें कुछ जी इनिशियली तो उसकी वही वैल्यू है कॉस्ट उसे एलोकेट नहीं हुई लेकिन वही उसकी जो वैल्यू है अगर हमने उसे फर्दर प्रोसेस कर लिया है तो उसी वैल्यू में और खर्चा जमा होकर हमें और फिर प्रॉफिट रख के बेचना चाहिए। ये जो 30,500 30,800 रुपए है ये तो हम इस वक्त भी कमा सकते थे लेकिन अब अगर हम नहीं कमा सके तो इसमें जमा करके खर्चा अब फिर हमें इससे ज्यादा कमाना चाहिए
नहीं, कॉस्ट पे तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाय प्रोडक्ट थी, तो वहां तो कॉस्ट पे नहीं रखना, लेकिन उसके बाद अब जो खर्चा है, तो अब ये बाय प्रोडक्ट यहाँ नहीं है, वहां थी, तो वहां का खर्चा तो नहीं लेना इस पर, लेकिन अब यहाँ का जितना खर्चा है एज अ मेन प्रोडक्ट लेना। लेकिन क्या ये अमाउंट साथ आई है? क्या जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा इसमें प्लस होके आपका टोटल कॉस्ट आएगी? ये आप नहीं कमा सके, ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है। ये 30,800 रुपया अब आप नहीं कमा सके। अब आप जब भी इस बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि 30,800 तो तब मिल सकता था, और जब मैंने एक्स्ट्रा खर्चा फॉर एग्जाम्पल 5,000 कर लिए, तो ये टोटल अब है, इसमें मुझे फर्दर कमाना। तो अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे तो आपके पास सही अमाउंट ही नहीं आएगी। उसमें तो कर चुके हैं जो करना था। प्रोडक्ट वाई की जो मेन आउटपुट थी उसमें से तो हमने वर्किंग कर ली जैसे होनी चाहिए थी, तो अब तो बस डी में करनी। जी सर जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा सर? जी सर जी, सर रिकवरी वैल्यू पे है, लेकिन अब ये रिकवरी वैल्यू प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारा टोटल होके फिर कोई हमारा डिसीजन होना चाहिए कि इसमें फर्दर प्रॉफिट ऐड करके बेचा जाए। एक मिनट में एक फिगर लिख लूंगा, एक मिनट रुक जाए सर, ऐसे परेशान हो रहे हैं आप। जस्ट एक मिनट सर, मैं एक फिगर लिख आपके सामने रखूं, एक एंट्री पहले बोल देना सर। प्रोसेस जी डेबिट और वाई क्रेडिट छोड़ दे लिखना। एक मिनट जरा इस 30,800 का जरा फाइनल एनालिसिस करने जरा। ये 30,800 क्या है? यकीनन रिकवरी में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम कमा सकते थे, लेकिन हमने क्या ऑप्ट किया है कि हमने इसे यहाँ नहीं कमाना। हमने ये ऑप्ट किया है कि हमने इसे यहाँ नहीं कमाना, इसे फर्दर कंप्लीट करना। अब एक मिनट जरा, लेट्स अज्यूम आगे जो भी खर्चा है वो 5,000 और आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 5,000 आपकी और कॉस्ट आ गई, तो क्या अब आपको फाइनली इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि 30,800 भी हम कमा सकते थे और 5,000 ये भी आ गया। इन अदर वर्ड्स 35,800 में अब आपका फर्दर को प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस दोबारा बननी चाहिए। तो क्या इसको इग्नोर कर देना चाहिए 30,800 और बस ये कहना चाहिए 5,000 का खर्चा है, तो इसको फॉर एग्जाम्पल 5,000 में 500 रुपए 1,000 रुपए ऐड करके 6,000 का भेज, क्या उसको भी जहन में रखना चाहिए जो आप फोरगो कर चुके हैं इसको फर्दर कंप्लीट करने के लिए? तो इसको दोबारा क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अब आपको बताएगा इसको यहाँ क्यों कंसिडर किया? अब ये नहीं हम कमा सके, लेकिन ये भी हम कमाएंगे कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा, मतलब ये जो मेरा वर्ड है, और इस ये भी कमाएंगे। देखिए 30,800 तो हमने कम से कम कमाना था, लेकिन अगर हमने फर्दर प्रोसेसिंग कर ली है तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा भी अब इसमें जमा करेंगे, फिर फर्दर प्रॉफिट का डिसीजन लेकर फिर सेल प्राइस डिटरमिन होनी चाहिए। क्लियर प्लीज? एक और कोई फिर नहीं, बाकी आप करें, अब बाकी रुकने की जरूरत नहीं है, लॉसेस का डिसीजन है, स्पीड अप हम 2-3 मिनट लगा। जी जी जी, आउटपुट की वो नहीं बताइए, बताइए ये सर जी, सर जी बताया हुआ, सबको बताया हुआ, ऐसा ना करें। तो इन प्रोसेसेस में भी बीडी सीडी नहीं है अभी, तो सिंपली जो डाटा है प्रोसेस बाय तो प्रोसेस वाई में ये बाय प्रोडक्ट है, और जिस डिपार्टमेंट में ये बाय प्रोडक्ट है वहां कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी, वहां इसे रिकवरी वैल्यू पर रखना है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में ये मेन प्रोडक्ट है तो उसकी भी सारी कॉस्ट इसी पे आनी है। ये वाइंड अप करेंगे, अब कोई इसमें मिस्टेक होनी अपनी चाहिए। फर्दर मटेरियल भी शायद ऐड होगा, 20 यूनिट्स में है और 1651 अमाउंट भी है, डायरेक्ट वेजेस भी है, करते जाए 500 है, और फैक्ट्री एवरेज का अगर अब्जॉर्ब रेट है तो ये याद रखना है 500 into 40%, 1200। प्रोसेस जी डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। जी आउटपुट मिल गई जी प्रोसेस जी में,
लेकिन सबसे पहला काम काइंडली, इसमें भी नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी हुई है, सही करें पॉइंट अप 1400 नहीं पता, +20 भी होगा ना यार, इस तरह की चीजें जो रिपीट हो रही है सही करें, जब रेपिटेशन हो रही है चीजों की फिर मिस्टेक नहीं किया करें। व्हाट इज द टोटल इनपुट? 1400 ठीक है, लेकिन +20 भी है 71 इनटू कितने परसेंट रेट? 5%, 41 71 and what is the recovery value? 6 rupees 4 to 6। अब यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है फाइनली जो फाइनल बन गई है इसको भी आप फिनिश फॉर्म में लिखते हैं, फिनिश गुड्स ऑफ दीज बाई प्रोडक्ट। वन टू 50 नहीं मतलब मीन्स तो से अब मैंने उसका नहीं बाय प्रोडक्ट तो यहाँ नहीं है, यही तो इसमें मेन प्रोडक्ट है, मतलब मैं वो पीछे से चल रहा हूँ, मतलब ये बाय प्रोडक्ट की फर्दर फाइनली ये मेन प्रोडक्ट इस डिपार्टमेंट की यही मेन प्रोडक्ट नहीं। अब वो एग्जामिनर से सवाल काटने की बजाय जो हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। ऊपर अगर आप लिख देते आपने कहना था ये फिर उस मेन प्रोडक्ट से बनी है, लेकिन इस बाय प्रोडक्ट से फाइनली आउटपुट बनी, तो उसका नाम गरीब का अगर आउटपुट था और उसने सामने लिख दिया जी में, तो मेरा इतना को भी इतराज नहीं बनता, तो काट दिया जाए सवाल। एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, अब नॉर्मल लॉस आ रहा है शायद, तो इनपुट क्वांटिटी 1400 भी इनपुट हुई है प्रोसेसिंग में और 20 फर्दर ऐड हुआ है, ठीक है। इनपुट 100 1420, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी लॉस 99, रिकवरी वैल्यूज काइंडली देखें 6 रुपीज निकालें फाइनल पे, आप लोग पर यूनिट निकालें, कोई इशू नहीं है, पता है आपके साथ, पर यूनिट निकालना लेजर बैलेंस करें, तो क्वांटिटी में इशू है तो बताओ जहां तक मैंने लिखा। कैलकुलेशन एरर्स है बेटा, ये 24 तो नहीं बनता मतलब -426 +99, ठीक है। 25 पर यूनिट, ये एनी कंफ्यूजन एनीवेयर कर ले अपना फाइनल कर 31250, ठीक है। 2475, ये 25 आ गया सब, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 31250 and 99 multiplied by 25 2475। Place the figures
31250 and 2475 totals करो 34151 कोई कंफ्यूजन स्टिल लॉसेस की तरफ आए रिकॉर्डिंग भी ये नोट कर लिए सब ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स टाइम है प्लीज अगर निकालें हम लॉसेस पे भी जरा सही टाइम लगा लें एक दो फिर अच्छा लॉसेस के एंगल से जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिसाइड हुआ था जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 1 लॉसेस के लेजर का प्रोसेस वाइज नहीं है ओवरऑल आपने बना मतलब एक नॉर्मल लॉस अकाउंट फिर जहां जहां नॉर्मल लॉस है वो इकट्ठा हो जाएगा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट जहां जहां वो भी इकट्ठा हो जाएगा अब नॉर्मल गेन जहां जहां वो भी इकट्ठा हो जाएगा तो 3 लेजर्स कैंडी खोल लें और इनिशियल पोस्टिंग्स करने अपने प्रोसेस एक्स वाई जी को देखें प्लीज कोई पोस्टिंग एरर नहीं इस बात को यहीं अब खत्म हो जाना चाहिए ताकि कोई अच्छी सी बात आगे शुरू हो सके नॉर्मल लॉस अकाउंट abnormal loss account and abnormal gain account कोई अब नई चीज इसमें नहीं आनी सब कुछ रिपीट होना है तो फाइनली रिवीजन करके बात खत्म होनी चाहिए विद चेंजिंग फिगर्स ये बड़ा आपको आइडिया हो चुका क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी जितनी स्पेस लगी है उस हिसाब से आप स्पेस रखते हैं यहाँ बस एक प्रोसेस दीज है एक्स्ट्रा ये सर जी इनिशियल पोस्टिंग कर रहे हैं नॉर्मल लॉस तीनों लेजर्स में प्रोसेस एक्स वाई जी 400 2000 485 4850 71 426 अब नॉर्मल लॉस प्रोसेस एक्स और जी में 200 4000 प्रोसेस जी 99 2475 अब नॉर्मल गेन सिर्फ प्रोसेस वाई में 185 अगेंस्ट 555 एंट्रीज बोल के लिखेगा पोस्टिंग एरर हो जाना
ये ठीक है मैं करता, वो ठीक है मैं करता हूँ। बेस्ट यही रहेगा कि बस यहाँ तक पोस्टिंग कर ले, बाकी बातें सुन लें, और उसका भी बेस्ट वे यही रहेगा कि घर जाके उसे खुद से इंडिविजुअली किया जाए। तो यहाँ तक पोस्टिंग कर दी अगर, तो रुक के क्वेश्चन का डेटा ढूंढना है आपने, और जहां जहां मैं कहूँ प्रोसेस अकाउंट्स में जाना है। अगर यहाँ तक हो गया तो फाइनली बता इस पोस्टिंग में कोई मसला। चले सर, ये बड़े गौर से मेरी बातें सुनना शुरू करें, क्वेश्चन साथ रखना। प्रोसेस एक्स के एंगल से एक्चुअल लॉस बता दें। प्रोसेस एक्स के एंगल से एक्चुअल लॉस बता दें। 600 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक्सपेक्टेड कितना था, अब कितना हो गया, तो 600 लॉस है। मतलब इस बात का मेरा ये है कि 400 नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स भी बिकेंगे और 200 नॉर्मल लॉस वाले भी यूनिट्स बिकेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन प्रोसेस एक्स का एक यूनिट बिकने कितने का है, एक रिकवरी वाली यूनिट है कितनी, 500 रुपए है। तो जरा बोर्ड पे देखें, तो नॉर्मल लॉस के जब 400 यूनिट्स बिकेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 2000 एज इट इज हो जाएगा। डेबिट साइड पे भी रिकवरी वैल्यू है और इंशाल्लाह पूरी रिकवरी वैल्यू कमा लेंगे। ओके लेकिन अब आए एक मिनट नॉर्मल लॉस पे मत लिखें, इसका टाइम वेस्टिंग है। अब नॉर्मल लॉस तो पहले है, प्रोसेस एक्स में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं। अब इनकी क्रेडिट साइड पे रिकवरी वैल्यू लिखनी है, डेबिट साइड पे 2000 का लिखा हुआ है। डेबिट साइड पे 2000 क्या लिखा हुआ सर, 2000 लिखा ही नहीं हुआ, 4000 लिखा हुआ। 4000 क्या लिखा हुआ, और अब इसे कंपेयर किससे करना है, तो 200 यूनिट्स पर यूनिट कितने पे बिकेंगे, तो 200 मल्टीप्लाई 5, 1000 क्या है एंट्री बोले हुए। कैश डेबिट है, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, बाकी डिफरेंटली इसमें नेट लॉस बनता है, लेकिन वो अलग-अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब प्रोसेस जी भी हो जाएगा तो एक कंबाइंड नेट लॉस होता है। यहाँ तक लिखो, जल्दी हो जाए। अब रिलेटिव कंबाइन बन तो रहे, लेकिन सोचना प्रोसेस वाइज ही है। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का पहले कॉस्ट एलोकेट होती है, और फिर अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उससे नेट ऑफ करके बैलेंसिंग फिगर लॉस या नेट लॉस की रह जाती है। ठीक है सर, तो 4000 रुपए क्या था, कॉस्ट है, 1000 क्या है, उधर क्या है, उधर 2000 क्या, दोनों तरफ उधर 2000 भी रिकवरी वैल्यू है और आगे उधर भी रिकवरी वैल्यू है। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ कब आता है जब अब नॉर्मल गेन हो, वरना नॉर्मल लॉस के लेजर में डिफरेंस नहीं है। ओके लिखिए, पेन रखते साइड पे, दोबारा बोर्ड पे देखें, अपने लेजर्स देखें। प्रोसेस वाई का एक्चुअल लॉस बताएं, 485 एक्सपेक्टेड था, 185 नहीं हुआ, तो कितने यूनिट्स एक्चुअली नॉर्मल लॉस है, 300। बोर्ड पे देखें, अब कितने यूनिट्स को बेच के पैसे मिल सकते हैं, अभी एक्चुअली यूनिट सोल्ड लिखा हूं, एक्चुअली यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। अब प्रोसेस वाई में एक यूनिट कितने का बिकता है, ढूंढे 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 ढूंढे, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 3000। 4850 क्या है डेबिट साइड पे, एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू 3000 के है, एक्चुअल रिकवरी वैल्यू तो 1850 के है। ये वो रिकवरी वैल्यू है जो हम कमा सकते थे अगर नॉर्मल गेन ना होता।
ये वही है जो हमने पहले दिन लिखा था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसकी टेंशन ना लेना। अब आए नॉर्मल लॉस में। अब नॉर्मल लॉस में बताएं प्रोसेस वाई के एंगल से क्या है? कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मल गेन में है, लेकिन उसका हमें कुछ नहीं करना, वो इस लेजर में जो नॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर आएगी उसने बस उसमें ट्रांसफर होना। तो सीधा कहां जंप लगाएंगे अब हम? प्रोसेस जी पे, यहां तक वर्किंग लिखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? एनी कंफ्यूजन? प्रोसेस डी देखिए अपना लेजर। प्रोसेस डी एक्चुअल लॉस बताएं। प्रोसेस डी एक्चुअल लॉस बताएं। 71 प्लस 99 170। क्या एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हुआ है? कितना ज्यादा हुआ है? 99। एक्सपेक्टेड कितना था? एक्चुअल लॉस इज 170। इट मींस ये 171 भी बिकेगा और वो 99 भी बिक सकता है। 170 एक्चुअल लॉस है। व्हाट इज द रिकवरी वैल्यू 1 यूनिट इन द प्रोसेस जी। कैश डेबिट नॉर्मल लॉस में आ जाए, कैसे वर्किंग करूं? 71 into 6 वही 71 और 426 आ रहा है। ये सेम क्यों आ रहा है? ये हमेशा सेम आएगा। कब फर्क आएगा? तब जब नॉर्मल गेन्स होंगे। तो दोनों तरफ रिकवरी वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब नॉर्मल लॉस में आ जाए, कैसे लिखूं? कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, यूनिट्स कितने लिखूं? लेकिन अभी 99 यूनिट की रिकवरी वैल्यू लिखनी है या कॉस्ट लिखनी है? तो 99 into 6 कीजिएगा जरा। 594 क्या है ये? डबल एंट्री हो जाए। कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट 2475 क्या है? 2475 क्या है? ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट और रिकवरी वैल्यू का डिफरेंस इधर भी फाइनली प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, तो वो एक ही दफा टोटल चला जाएगा। लिख रहे हैं? बात एक ही है जो, लेकिन रिपीट हो रही है, बात बननी नहीं मुझे लग रहा। हमेशा की तरह अकेला लगा हूं। सर जी बाकी आप लेजर्स इंशाल्लाह बैलेंस कर लेंगे। अब नॉर्मल लॉस भी इंशाल्लाह और अब नॉर्मल गेन भी। मुझे सिर्फ नॉर्मल लॉस फाइनल करवा दो बस 1 मिनट और। इसके इधर यूनिट्स का सम कर दें। यूनिट्स का जरा सम कर दें। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स 956। अगर आपकी वर्किंग सही है तो यूनिट्स का डिफरेंस तो नहीं आएगा। अगर आपकी वर्किंग सही है तो यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। आ रहा है ऐसे ना, मजाक में नहीं लीजिएगा मेरी बात, आ रहा है, हिम्मत करें। यूनिट्स में फर्क आ रहा है। कौन से यूनिट्स की वजह से फर्क आ रहा है? नॉर्मल गेन के यूनिट्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है। किधर तो लिखें 185। और अमाउंट्स में भी डिफरेंस आ रहा है। कितना चेक करें? नहीं इधर टोटल बताइए। 7276 डिफरेंस इज नहीं सर 1850 है। बैलेंसिंग सही करेगा 1850। ये किस प्रोसेस की वजह से फर्क आया है? प्रोसेस वाई की वजह से फर्क आया है। और प्रोसेस वाई के 185 यूनिट्स की 10 रुपए के हिसाब से रिकवरी वैल्यू का 1850 फर्क आया।
तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसके साथ क्या करना है, एबनॉर्मल गेन लेके डबल एंट्री बना लेनी है। क्यों बना लेनी है, वैसे रिवाइज करने देंगे क्यों, क्या ये गेन है लॉस है, ये वाला 1850 ये लॉस हुआ है, ये नॉर्मल गेन की वजह से रिकवरी वैल्यू का लॉस हुआ है, और अब इस लॉस को उस गेन से नेट होगा, वो भी नीचे आ रहा है। एक एंट्री बताएंगे, नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस का रेफरेंस आएगा 185 1850, नॉर्मल गेन में फिर डेबिट साइड पे फिगर आएगा। नहीं बाकी आप कहीं कर सकते, मैं फिर कल दोबारा लिखूंगा, आप लोग इसको फाइनल कर लीजिएगा, लेकिन ये वाली चीजें जो मैंने लिखी है आपके सामने, इनको जरा सही तरह रिवाइज कर लीजिएगा। तो वो इफेक्टिव रेट्स का लेजर मुझे कल याद करवा दीजिएगा, वो भी कल बना लें। आप लोग जो हुआ आज इनको कल ही फाइनल करें। ये तलाश आप कर सकते थे लेकिन करने की जरूरत नहीं सर, ना करें, कोई जरूरत नहीं। एंड में लेजर बैलेंस करें, एक बैलेंसिंग पे करा देंगे, कोई ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। लेजर बैलेंस करने हैं और रिवाइज करके आना है। नई चीज इसलिए नहीं दे रहा हूँ, कल से फिर नई चीजें स्टार्ट है, तो रिवाइज करके आइए सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं लेके जा रहा है। ये मोस्टली सर बड़ा क्लास नहीं शुरू हो रही है, तो आप काइंडली जरा रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, इस वक्त आप डेफिनेटली मेरे पॉसिबल नहीं। तो घर के लिए कोई नया काम नहीं है, प्लीज सही रिवाइज होना चाहिए। अल्लाह हाफिज।